ये आज से 600 साल पहले का चीन है। युआन डायनेस्टी यानी चंगेज खान के पोते कुबलाई खान के खानदान की हुकूमत बगावत के नतीजे में खत्म हो चुकी है। 100 साल बाद चीन पर चीनियों की हुकूमत बहाल हुई है और चीनियों को इक्तदार पर वापस लाने वाला था मिंग खानदान। इसलिए इसे मिंग डायनेस्टी कहा जाता है। अगर शहंशाह अकबर के पास 9 रत्न थे तो मिंग के दरबार में भी रत्नों की कमी नहीं थी। इन्हीं रत्नों में सबसे काबिल एक मुसलमान रत्न यांग हे भी था। जो बैक वक्त सफारतकार भी था और बहरी फौज का एडमिरल भी। रियासती मईशत को भी समझता था और बैनुल अक़वामी तिजारत को भी। इसी वजह से बादशाह को भी अजीज था। यांग हे ने मिंग बादशाहत का आलमी असर व रसूख कायम करने के लिए एक नुस्खा मिंग बादशाह के सामने पेश किया और समंदरी मुहिम के लिए परवाना जारी करा लिया। यांग हे ने 300 से ज्यादा कश्तियों पर मुश्तमिल एक बड़ा बहरी बेड़ा तैयार किया। इस बहरी बेड़े के लिए इतनी बड़ी बड़ी कश्तियां तैयार की गईं कि इससे पहले दुनिया में कभी भी और कहीं भी लकड़ी की इतनी बड़ी कश्तियां नहीं बनाई गई थी। सन 1405 में यांग हे पहली मुहिम लेकर निकला और चंद साल बाद कश्तियों को खजाने से भरकर और दुनिया के कई ममालिक से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात बनाकर वापस लौटा। मिंग बादशाह यांग हे से बहुत खुश हुआ। पहली मुहिम की कामयाबी के बाद यांग को एक के बाद एक मुहिम पर भेजा जाता रहा। 28 वर्षों में यांग हे ने 7 समुद्री सफर मुकम्मल किए। यांग हिंदुस्तान से श्रीलंका, इंडोनेशिया से जजीरा नुमा अरब और अफ्रीका तक की बंदरगाहों तक पहुंचा। कालीकट, सैलोन, हुर्मुज, अदन, जद्दा, मोगादेशो, मालदी, जावा और समात्रा समेत हर उस बंदरगाह तक पहुंचा जहां से मिंग डायनेस्टी को फायदा मिल सकता था। इस अरसे में यांग हे का ज्यादा वक्त चीन में कम, समुद्री रास्तों और दूसरे मुल्कों की बंदरगाहों पर ज्यादा गुजरा और इसके पीछे मिंग बादशाहों के दरबार का माहौल बदलता चला गया। दरबार में जंग लड़कर मिंग खानदान को इक्तदार दिलाने वालों के बजाय कन्फ्यूशियस स्कॉलर की तादाद बढ़ती चली गई। यानी चीनियों की 2000 साल तारीखी सोच और अप्रोच हुक्मरानी पर गालिब आती चली गई। यांग हे सन 1433 में अपनी आखिरी समुद्री मुहिम मुकम्मल करके चीन वापस पहुंचा तो जो कुछ हुआ वो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसकी कई दिहाइयों की मेहनत जाया कर दी गई। मिंग बादशाह ने समुद्री मुहिम्मात रोकने का फैसला किया। बहरी फौज को भी खत्म कर दिया। कश्तियां जला दी गई या तबाह होने के लिए छोड़ दी गई। कन्फ्यूशियस स्कॉलर्स ने नेविगेशन मैप्स, लॉग बुक्स और कश्तियां बनाने के ब्लूप्रिंट्स तक जला दिए ताकि फिर कोई बादशाह किसी चीनी फौजी को समुद्री मुहिम पर ना भेज सके। चीन दुनिया के लिए और दुनिया चीन के लिए बंद कर दी गई। तारिक बिन ज़ियाद ने तो उम्मी सल्तनत को यूरोप तक फैलाने के लिए कश्तियां जलाई थी, मगर मिंग हुकूमत ने चीन को अपनी सरहदें महदूद रखने के लिए कश्तियां जला दी। और शायद यही वो वक्त था जब चीनियों की नफ्सियात शायद हमेशा के लिए खतरात का मुकाबला मैदान में करने के बजाय किलों में पनाह लेने वाली होती चली गई। दुनिया को चैलेंज करने से गुरेज की चीन की कहानी शुरू करने से पहले एक अहम पैगाम। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है: मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज़ पे कोई 200-250 रुपए। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज ये कि मुझ नाचीज से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज की एक कीमत होती है और सच की भी एक कीमत है जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है, लेकिन हमें अब आपके साथ की जरूरत है। माजी की इंसानी जिंदगी में अहमियत यह है कि इंसान माजी की मदद से अपने हाल को समझता है और इसी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर मुस्तकबिल की सूरत गरी करता है। तहजीबें, कौमें और सल्तनतें अपने माजी की असीर होती हैं क्योंकि माजी पीछा नहीं छोड़ता, वो साए की तरह साथ साथ चलता है।
और यही माजी मुस्तकबिल के फैसले भी करवाता रहता है। यही वजह है कि कम्युनिस्ट इनकलाब भी चीन की तहजीबी नफ्सियात को तब्दील नहीं कर सका। हालांकि इस जमाने में कम्युनिज्म एक ऐसा ताकतवर नजरिया था जो अपने इख्तियार करने वालों में दुनिया को देखने का नुक्ता नजर भी बदल देता था। रूस में कम्युनिस्ट इनकलाब की क़यादत करने वाला लेनिन माजी से ताल्लुक तोड़ने के लिए एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ कहा करता था, मुर्दों को जिंदों पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं। मगर रूस एक मुल्क था और चीन एक तहजीबी रियासत। जब यही कम्युनिस्ट इनकलाब चीन में आया तो इसे 2500 साल पहले मरने वाले कन्फ्यूशियस और सन त्सू के अफकार का सामना करना पड़ा। कार्ल मार्क्स के अफकार से रूस में आने वाला इनकलाब चंद ही बरसों में अपनी सरहदों से निकलकर मशरकी यूरोप और वस्ती एशिया तक फैल गया था। मगर इसी कार्ल मार्क्स के नजरियात से मोटिवेटेड माओ ज़ेडुंग का कम्युनिज्म चीन की सरहदों से 1 इंच भी आगे न बढ़ सका। चीनी तारीख, तहजीब, सियासत और नफ्सियात पर 2 शख्सियात के अफकार का असर सबसे ज्यादा है और वो है कन्फ्यूशियस और सन त्सू। ये दोनों एक वक्त में चीन की हुदूद में ही 2 मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद थे। कन्फ्यूशियस डिवाइडेड चाइना की एक रियासत के दरबार से वाबस्ता था और रियासती उमूर चलाने के मामलात में भी बादशाह का खास मुशीर था। फलसफी होने की वजह से इसकी दानाई की बातें पूरी तवज्जो से सुनी जाती और लिखी जाती। इसके शागिर्दों की तादाद हजारों में थी। इसने सुकरात की तरह कोई किताब तो नहीं लिखी, मगर इसने तकारीर के जरिए अपनी फिक्र और फलसफे को लोगों तक पहुंचाया। रियासती उमूर के बारे में कन्फ्यूशियस के तस्वुरात बहुत वाज़े थे। वो रियासत को एक इखलाकी मंसूबे के तौर पर देखता था। रियासत की हुक्मरानी के तमाम दर्जों में अहल अफराद का इंतखाब यानी मेरिटोक्रेसी जरूरी करार देता था और इस रियासत में अहमियत ताकत के इस्तेमाल के बजाय इखलाकी बरतरी और समाजी रवादारी की थी। कन्फ्यूशियस के नजदीक महज फौजी बहादुरी रियासत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आसमान के नीचे अमन कायम करने का मतलब दुनिया को फौजी ताकत से फतह करना नहीं है, बल्कि चीनी तहजीब के नमूने के जरिए आलमी अमन में हिस्सा डालना है। और कन्फ्यूशियस के इस कॉल में तो फौज का किरदार भी मुतय्यन किया गया है। फौज का काम रियासत के अंदरूनी इस्तेहकाम और बैरूनी हमलों के खिलाफ है, ना कि सरहदों से निकलकर दूसरों की जमीनों पर कब्जा करना। असल फतह अपनी इखलाकी बरतरी को साबित करना है और यही वो फतह है जो लड़े बगैर हासिल की जाती है। कन्फ्यूशियस की जिंदगी में ही चीन में एक और फलसफी सियासतदान और वॉर स्ट्रेटेजिस्ट सन त्सू पैदा हो चुका था। सन त्सू के अफकार आज भी उसकी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में मौजूद हैं, मगर इसके अफकार भी कन्फ्यूशियस की सोच का तसलसल ही नजर आते हैं। 2500 साल तक चीनी बादशाहों के दरबार और समाज को कन्फ्यूशियस फलसफे पर चलाया गया, तो रियासत की हिफाजत और बगावतों को कुचलने के लिए सन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर को रहनुमा बनाया गया, जिसकी दानिश का निचोड़ यह था कि 100 मार्कों में 100 बार फतह पाना कोई कमाल नहीं है। हकीकी कमाल यह है कि दुश्मन को बगैर लड़े ही शिकस्त दी जाए। सन त्सू की यही सोच कि दुश्मन को लड़े बगैर शिकस्त देना ही चीनी रियासत की मौजूदा स्ट्रेटेजी को भी सबसे ज्यादा वाज़े करता है। जंग रियासत का इंतहाई अहम मामला है। यह जिंदगी और मौत की बुनियाद है और जंग का गलत फैसला तबाही का मैदान है। दुश्मन पर इसके इलाके में घुसकर हमला करना मुसीबत को गले लगाना है, क्योंकि आप दुश्मन की जमीन को कभी मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकते। मुसलसल अपने दिफा पर काम करो और दुश्मन को गलती का मौका दो। सन त्सू किसी भी लंबी जंग के खिलाफ था। तारीख में ऐसी कोई तवील जंग नहीं हुई जिसमें किसी मुल्क को हकीकी फायदा पहुंचा हो। लंबी जंगों से खजाना खाली होता है, फौज के हौसले गिरते हैं और रियासत की दाखिली उमूर पर गिरफ्त कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि एक बार तबाह होने वाली रियासत दोबारा नहीं बन सकती और मुर्दा इंसान दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। सन त्सू ने यह भी वाज़ेह किया कि रियासत का हुक्मरान अवाम के हमदर्द और मुदब्बिर शख्स को ही होना चाहिए। हुक्मरानी किसी फौजी जनरल को नहीं दी जा सकती, क्योंकि जनरल चालाक, संगदिल और धोखेबाज होते हैं। रियासत के हुक्मरान को अवाम से सिला रहमी और खैर ख्वाही के उसूल के साथ ही हुक्मरानी करनी चाहिए, मगर जनरल को चालाकी, धोखेबाजी और तबाही का माहिर होना चाहिए। ये खुसूसियात जंग के मैदान में तो ठीक है, लेकिन एक रियासत चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। जनरल रियासत के अहदाफ मुकर्रर नहीं करता, बल्कि इन अहदाफ को पूरा करता है। इसलिए फौज के जर्नेलों को सिविलियन हुकूमत की फरमाबरदारी और हुक्मजुई करनी चाहिए। चीन की तहजीबी नफ्सियात में 3री सदी ईस्वी में होने वाली अंदरूनी जंगों से हुई तबाही का भी गहरा दखल है। चीन के 3 हिस्सों में तकसीम रियासतों के दरमियान सन 220 से 280 के दौरान यानी 60 साल तक एक दूसरे को फतह करने के लिए हौलनाक जंगें हुई और जंगों के दौरान 4 करोड़ से जायद लोग मारे गए। ये जंगें शुरू होने से पहले चीन की आबादी 5 करोड़ 60 लाख थी और जब ये जंगें खत्म हुई तो चीन की आबादी सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख रह गई थी। कन्फ्यूशियस और सन त्सू के अफकार के साथ इन जंगों ने भी चीनियों पर वो असरात मुरत्तब किए जिसकी वजह से सदियों से चीनी हुक्मरानी की अप्रोच जंग से गुरेज की है। हेनरी किसिंजर को अमरीकी तारीख का सबसे ज़हीन और कामयाब तरीन वजीर खारजा समझा जाता है। चीन और अमेरिका के दरमियान सिफारती ब्रेक थ्रू का क्रेडिट भी इन्हीं को दिया जाता है। We arrived in China
It was one of the most important occasions of our lives. अमरीकी तारीख के इस एसाब शिकन सिफारती दौर में कमांडिंग पोजीशन रखने वाले हेनरी किसिंजर ने इन तमाम मराहिल को अपनी किताब ऑन चाइना में कलमबंद किया है। हेनरी किसिंजर को भी चीन की बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की अप्रोच और दिफाई हिकमत अमली को समझने में भी चीन की तारीख से ही मदद मिली है। रहा हमारा ये सवाल कि चीन एक ग्लोबल हेजीमोन यानी दुनिया पर फौजी बालादस्ती हासिल करने वाला मुल्क क्यों नहीं बन सकेगा, इसका जवाब तो दीवारे चीन में ही छुपा है। चीन के लोग दीवारे चीन को अपनी तारीखी अजमत के तौर पर पेश करते हैं। दुनिया ने भी इसे 7 अजूबों में शामिल कर रखा है। ये दीवार तामीराती लिहाज से तो एक बड़ा कारनामा हो सकती है, लेकिन वॉर स्ट्रेटेजी के लिहाज से दुश्मन से मुकाबला करने से गुरेज की तस्वीर भी है, क्योंकि मैदान के मुकाबले से जी चुराना, फसीलों के पीछे छुपना और किलों में पनाह लेना बहरहाल बहादुरी की अलामत तो नहीं है। दीवारे चीन खतरात को आगे बढ़कर खत्म करने के बजाय हमलों से महफूज रहने या संजो के कॉल के मुताबिक दुश्मन को लड़े बगैर शिकस्त देने की तदबीर है। दीवारे चीन की बुलंदी और मजबूती ऐसी थी कि मंगोल खाना बदोशों के लश्करों के हौसले ये दीवार देखकर ही पस्त हो जाते थे। मगर दीवारे चीन की तामीर की एक वजह और भी थी। कन्फ्यूशियस समझता था कि मंगोल खाना बदोशों का यहाँ आना जाना चीन के लोगों की अखलाकियात और समाजी सिस्टम को तबाह कर देगा। इसलिए दीवारे चीन भी कन्फ्यूशियस और संजो का ही विजन था। हम इस डॉक्यूमेंट्री के आगाज में 15वीं सदी में एडमिरल यंग हे की समुद्री मुहिम्मात और इसके अंजाम का जिक्र किया था। यंग हे ने वास्को डे गामा के भारत का रास्ता ढूंढने और क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका दरियाफ्त करने से अशरों पहले दुनिया के सबसे बड़े बहरी बेड़े के साथ समुद्री मुहिम्मात की थी। लेकिन चीन इस वक्त भी एक मुतमईन सल्तनत थी जिसकी कोई आलमी और इलाकाई ख्वाहिशात नहीं थी। चीन ने उस वक्त भी अपनी बहरी फौज की ताकत को जमीनें फतह करने और नौ आबादियात बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अजमत जाहिर करने के लिए एक सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल किया। यानी उस जमाने में भी चीनियों के नजदीक समुंदर पार जाकर वहां बसने वालों को चीनी तौर तरीकों पर लाने में कोई अजमत नहीं थी। जिस जमाने में बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ताकतें एशिया से अफ्रीका और जनूबी अमेरिका तक अपनी कॉलोनीज में मसीही मुबल्लिगीन को फैला रहे थे, चीन ने फौजी ताकत के जरिए अपनी तहजीब और सकाफत फैलाने के बजाय सिर्फ बकाए बाहिमी और अपनी इखलाकी बर्तरी को साबित करने पर जोर दिया। हेनरी किसिंजर के जरिए डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू होने के बाद फरवरी 1972 में अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन की चेयरमैन माओ ज़ेडुंग से पहली मुलाकात हुई। जब निक्सन ने चेयरमैन माओ की तारीफ करते हुए कहा कि आपने तो एक कदीम तहजीब को बदल कर रख दिया है, तो माओ ने बड़े हसरत भरे अंदाज में जवाब दिया, मैं इसे नहीं बदल सका हूँ, मैं सिर्फ बीजिंग के करबो जवार की चंद जगह ही बदल पाया हूँ। हेनरी किसिंजर के मुताबिक अपनी पूरी जिंदगी इनकलाब की नजर करने वाले माओ ज़ेडुंग का यह फिक्रा इस बात का एतराफ था कि चीनी तारीख और तहजीब की आवाम में जड़ें इतनी गहरी हैं कि इनके सोचने का अंदाज बदलना नामुमकिन है। कार्ल मार्क्स और कन्फ्यूशियस के नजरियात का टकराव खुद माओ ज़ेडुंग की शख्सियत में भी मौजूद था। माओ ज़ेडुंग कार्ल मार्क्स के साथ चीनी रियासत को यकजा करने वाले शहंशाह चिन शी हुआंग को भी अपना हीरो मानते थे। ये वही शहंशाह था जिसने किताबें जला दी थी और उल्मा को जिंदा दफन कर दिया था। जब चीनी कामरेड्स ने चिंग शी हुआंग पर तनकीद की तो माओ ज़ेडुंग ने एक नज़म लिखी जिसमें लोगों से कहा कि इस अजीम शहंशाह पर लान तान ना करें, क्योंकि इसका कायम करदा नज़्म ज़ब्त सदियों तक बरकरार रहा। ये तमाम वाकयात माओ की इस पेचीदा शख्सियत को जाहिर करते हैं, जो एक तरफ जदीद कम्युनिस्ट इनकलाब लाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ कदीम चीनी रिवायात और तारीख से गहरा लगाव रखती थी। 1962 में जब चीन और भारत के दरमियान हिमालय सरहद पर कशीदगी उरूज पर थी, तो माओ ज़ेडुंग ने अपने फौजी और सियासी कमांडरों का इजलास बुलाया और मिलिट्री मुहाज पर कामयाबी के लिए इस कदीम चीनी तारीख के हवाले दिए जिसे वो खुद अपनी इनकलाबी सोच से मिटाने की कोशिश कर रहे थे, और वॉर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उसी डेढ़ जंग की रिवायत का सहारा लिया जो 7वीं और 13वीं सदी ईस्वी में भारत से लड़ी गई। डेढ़ जंग की रिवायत से माओ ने यह नतीजा निकाला कि चीन और भारत हमेशा के लिए दुश्मन नहीं है, लेकिन भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए ताकत का इस्तेमाल जरूरी है। माओ की इस ब्रीफिंग के चंद हफ्तों बाद चीनी फौज ने भारतीय ठिकानों पर अचानक और तबाहकुन हमला किया, जिसके लिए भारतीय फौज बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा और रियासत अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा भी चीन के कब्जे में चला गया। लेकिन जब जंग रुकी तो चीन ने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का वो सारा हिस्सा भारत को वापस कर दिया, बल्कि जंगी कैदियों और भारतीय फौज का वो सारा असला भी लौटा दिया जो लड़ाई के दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कब्जे में लिया था। चेयरमैन माओ का कहना था कि इस जंग का मकसद भारतीय सरजमीन पर कब्जा नहीं, बल्कि सिर्फ नई दिल्ली को मुज़ाकरात की मेज पर लाना था। हेनरी किसिंजर का कहना था कि दुनिया का कोई दूसरा मुल्क ऐसा नहीं है जिसका लीडर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हुए 1000 साल पुराने वाकयात से जंगी सबक हासिल करे।
ऐसी ही एक मिसाल 1960 का चीन बर्मा मुआहिदा भी है। बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, इसके दो रीजन्स काचिंग और वा पर बीजिंग का दावा था कि ये चीन का हिस्सा है, मगर जब बर्मा से मुआहिदा हुआ तो चीन ने इन दोनों इलाकों पर अपना दावा छोड़ दिया और इसके बदले स्ट्रेटेजिक अहमियत के एक बहुत छोटे से सरहदी इलाके पर ही इक्तफा किया। अब दोबारा यही सवाल सामने आ जाता है कि ऐसी रियासत जो मौका मिलने और हालात की साजगारी के बावजूद अपनी सरहदों की तौसी देने पर आमादा ना हो, वो कैसे एक अस्करी बालादस्त फौजी ताकत बन सकती है। गुज़श्ता 2500 साल से कन्फ्यूशियस और संजो के अकवाल ही चीनियों को एक दस्तूर के तौर पर पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन 1949 में आज़ादी के बाद से तालीमी इदारों और मिलिट्री एकेडमीज में एक और चीज़ भी मुसलसल पढ़ाई जा रही है, और वो है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। यानी वो सदी जिसमें चीन पर बर्तानिया, फ्रांस और जापान का कब्जा हुआ। चीन को जिल्लत आमेज मुआहदे कबूल करने पड़े, साम्राज्यी ताकतों के जब्र और तजलील के अमल से गुजरना पड़ा। 18वीं सदी के इख्तिताम पर चिंग खानदान की बादशाहत अपने उरूज पर थी। ये वही जमाना है जब ताजे बर्तानिया की सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था। उस वक्त बर्तानिया ने अपने एक एलची लॉर्ड मैककार्टनी को इस मिशन के साथ बीजिंग भेजा कि चीनी हुकूमत के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करके तिजारत के दरवाजे खोले जाएं। मगर चीनी हुकाम ने बरतानवी एलची की मिंग शहंशाह से मुलाकात के लिए ये शर्त आयद कर दी थी कि बरतानवी एलची को शहंशाह के सामने माथा टेकना होगा। ये शर्त एक ऐसे मुल्क के लिए काबिल कबूल कैसे हो सकती थी जिसका परचम आधी दुनिया पर लहरा रहा था। मैकार्टनी ने शहंशाह के सामने माथा टेकने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर चीनी हुकाम ने अपनी शर्त नरम करते हुए सिर्फ एक घुटना जमीन पर टिकाने पर ही मिंग शहंशाह से मुलाकात करवा दी। इस मुलाकात में बरतानवी माल तिजारत की फरोख्त समेत कई मुतालबात पेश किए गए जो मिंग शहंशाह ने मुस्तरद कर दिए और बरतानवी बादशाह को खत भेजकर कहा चीन के पास हर चीज मौजूद है और इसे बरतानवी अशिया की कोई जरूरत नहीं है। बरतानिया का मसला यह था कि उस वक्त यूरोप में चीन की चाय, रेशम और मट्टी और चीनी के बर्तनों की डिमांड बहुत ज्यादा थी और बरतानिया के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी तलब चीन में हो। इस तिजारती अदम तवाज़ुन का नतीजा ये निकल रहा था कि बरतानिया को चीनी सामान के बदले चांदी देना पड़ रही थी। चीनी शहंशाह के इस खत का जवाब बरतानिया ने ओपियम वॉर यानी जंगे अफ्यून से दिया, मगर जब चीन ने अफ्यून की स्मगलिंग की मज़ाहमत की तो बरतानिया ने चीन पर हमला कर दिया। जंग से गुरेज की हिकमत अमली की वजह से चीनी फौज जंग के लिए तैयार भी नहीं थी, इसलिए जंग का इख्तिताम 1839 में एक जिल्लत आमेज मुआहिदे से हुआ। बरतानिया और चीन के दरमियान मुआहिदा नानजिंग के नतीजे में हांगकांग बरतानिया के कब्जे में चला गया। चीन की 5 बंदरगाहें बरतानिया की तिजारत के लिए खुल गईं और तो और बरतानवी शहरियों को चीनी कवानीन से भी इस्तिस्ना देना पड़ा। बरतानिया ने ये सारे मकासद अपनी अस्करी और सनती बर्तरी के जरिए हासिल किए और वो भी ऐसी रियासत के खिलाफ जो अंदरूनी तौर पर बिखरी हुई थी और जदीद टेक्नोलॉजी से बिल्कुल नाबलद। लेकिन इसके बावजूद चीन ने अपनी सफारतकारी को फौजी ताकत से मजबूत करने के बजाय कन्फ्यूशियस के इखलाकी बर्तरी के उसूल को पेश नजर रखा, जिसका नतीजा मुसलसल कौमी तजलील की सूरत में निकलता रहा। हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में लिखा कि चीन की रिवायती सफारतकारी इन नए दुश्मनों को समझने में नाकाम रही जिनका मकसद चीन में जज्ब होना नहीं बल्कि इसके माशी वसाइल का इस्तेसाल करना था, और यही सफारतकारी चीन की तारीख में 1 सदी की तजलील का सबब बनी। चीनी डिप्लोमेट ची यंग ने सफारतकारी में एक नई हिकमत अमली अपनाई जिसे सूदिंग दी बारबेनियंस यानी वहशियों को बहलाने की पॉलिसी का नाम दिया गया। ची यंग ने बरतानवी मुज़ाकरातकार और हांगकांग के पहले गवर्नर हेनरी पोटिंगर को राम करने के लिए इस पर कीमती तहाइफ की बारिश कर दी और इसे अपना जिगरी और देरीना दोस्त करार दिया। यहाँ तक पेशकश की कि वो पोटिंगर के बेटे को गोद लेना चाहता है। उसने पोटिंगर से अपनी बीवियों की तस्वीरों के तबादले की तजवीज भी दी ताकि खानदानी कुर्बत का तासुर दिया जा सके। लेकिन शहंशाह को भेजी गई रिपोर्ट में ची यांग ने एतराफ किया कि ये सब कुछ एक स्ट्रेटेजिक हरबा था, क्योंकि ये वहशी अकल और तहजीब से आरी हैं और सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं, इसीलिए इन्हें खुलूस के धोखे में रखकर इनके मुतालबात को महदूद करना और वक्त हासिल करना जरूरी है। ये वाकया दिखाता है कि किस तरह चीन ने अपनी फौजी कमजोरी को छुपाने के लिए जाती ताल्लुकात और जज्बाती लगाव को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल किया। उस दौर में चीन के सबसे बड़े सफारतकार ली होंग ने सफारतकारी में अपने उस्ताद येंग गुफान की एक अजीबोगरीब नसीहत भी दर्ज की है, जो तजलील की सदी के दौरान चीनी नफ्सियात पर पड़ने वाले असरात को बताने के लिए काफी है। जेंग गुफान ने 1862 में सफारतकारों को हिदायत की कि गैर मुल्कियों के साथ मेल जोल में आपका अंदाज बहुत बुलंदो बाला नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका हुलिया थोड़ा मुबहम और लापरवाह होना चाहिए। उनकी तौहीन, धोखेदही और हकारत को ऐसा जाहिर करें जैसे आप समझ रहे हैं
लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे हैं। यानी आपको दिखने में थोड़ा बेवकूफ लगना चाहिए। कौमी वकार के मुनाफी इस सफारतकारी का चीन को कुछ फायदा भी होता था। चीनी सफारतकार जानबूझकर अपनी समझबूझ को कम जाहिर करते ताकि दुश्मन को धोखे में रखकर वक्त हासिल कर सके और इसकी कमजोरियों को जान सके। ली होंग यांग ने इसी पॉलिसी पर अमल करते हुए कई दिहाइयों तक चीन को मुकम्मल तौर पर बिखरने से बचाए रखा। चीनी सफारतकार ली होंग यांग का जापान के साथ होने वाले अमन मुआहिदे के दौरान होने वाला वाकया तो इससे भी कई ज्यादा अजीब है। 1895 में जब ली होंग अमन मुआहिदे के लिए जापान पहुंचा तो वहां एक जापानी कौम परस्त ने इसके चेहरे पर गोली मार दी। इस तजलील और शदीद जख्मी होने के बावजूद ली होंग ने अस्पताल के बिस्तर से मुज़ाकरात जारी रखे ताकि जापान के सख्त मुतालबात को कुछ हद तक कम करवा सके और चीनी वकार का बचा कुचा भरम कायम रख सके। दिफाई कमजोरियों को छुपाकर दुश्मन को फरेब देने का एक वाकया कदीम चीन की तारीख में भी मौजूद है। ये वो जमाना है जब चीन 3 रियासतों में बटा हुआ था। एक रियासत के मिलिट्री कमांडर ने देखा कि एक बड़ी फौज शहर पर हमला करने वाली है जिसका मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। वो हथियार डालने के बजाय शहर के दरवाजे खोल देता है, खुद दीवार पर बैठकर साज बजाना शुरू कर देता है। दुश्मन जनरल ये देखकर हैरान रह जाता है और इसे शक होता है कि शहर के अंदर जरूर कोई बड़ा छुपा हुआ खतरा मौजूद है। ये सोचकर वो अपनी फौज वापस ले जाता है। माओ ज़ेडंग ने अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर्स के खिलाफ अपनी कमजोरी को इसी तरह बेखौफी के लिबादे में छुपाकर इस्तेमाल किया। यानी कन्फ्यूशियस के उसूलों पर हुकूमत को चलाने वाले शहनशाहों और कम्युनिस्ट इनकलाबी माओ ज़ेडंग में कोई फर्क नहीं था। माओ ज़ेडंग ने चीन की आजादी के बाद मुश्किल दौर में मुल्क की क़यादत की, कई कामयाबियां समेटी, सनती तरक्की की बुनियाद भी रखी, एटमी सलाहियत हासिल की, चीन को सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन भी बनाया। लेकिन माशी लिहाज से इनका दौर एक नाकाम तरीन दौर था। चेयरमैन माओ के गलत फैसलों की वजह से ज़राअत तबाह हुई और कैद से करोड़ों लोगों की मौत हो गई। 1978 में इक़्तिदार संभालने वाले डेंग शियाओपिंग ने माशी और तिजारती पॉलिसियां नरम की, जिसके नतीजे में चीन में खुशहाली का आगाज हुआ। कम्युनिज्म के बजाय सरमायादाराना पॉलिसियों को अपनाने वाले शियाओपिंग का यह मशहूर कॉल भी उसी दौर का है। अगर बिल्ली चूहे पकड़ रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या सफेद। 1989 से 2004 तक सदर रहने वाले जियांग यमन के दौर को चीनी मईशत में प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर कहा जाता है। और इसी दौरान चीन ने अपनी फौजी ताकत और मिसाइल प्रोग्राम को भी रूस और अमेरिका के सामने रखकर तरक्की देने का आगाज किया। मगर 2004 में इक़्तिदार संभालने वाले हो जिनताओ और 2012 में सदर बनने वाले शी जिनपिंग के 2 अशरे ऐसे हैं जिसमें चीन की दिफाई ताकत में बेपनाह इजाफा हुआ है और चीन ने टेक्नोलॉजी के मैदान में भी बेपनाह तरक्की की है। गुज़िश्ता 50 साल के दौरान अमेरिका तेल के लिए ईरान, इराक और मशरिक़ वस्ता के दीगर मुल्कों में साजिश कर रहा था और एक के बाद एक मुल्क में डिक्टेटर मुसल्लत कर रहा था। और उसी जमाने में चीन वाहिद मुल्क था जिसकी सारी तवज्जो इन कीमती मादनियात पर थी जिन पर मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज का इन्हिसार होना था। जमीन में दफन वही खजाने जिसे आज की दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है। शुरू में चीन के लिए इन मादनियात पर प्रोसेस करना एक मसला था, लेकिन वक्त के साथ साथ मिनरल्स की प्रोसेसिंग में भी महारत हासिल कर ली। आज दुनिया की तकरीबन 70% रेयर अर्थ मिनरल्स के ज़खायर चीन के पास हैं और पूरी दुनिया की 90% रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग भी चीन में ही हो रही है। गुज़िश्ता 50 साल में चीन की मईशत, तिजारत, सनत और टेक्नोलॉजी में तरक्की का एक लाजमी नतीजा एक और मैदान में भी सामने आ रहा था और वो था चीन की मिलिट्री ताकत जो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के करीब पहुंच रही है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, खरबों डॉलर के ज़राए मुबादला के ज़खायर रखता है, जदीद टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी ताकत भी है, तो फिर क्या वो वाकई अमेरिका को पीछे छोड़ने जा रहा है? अदाद शुमार बज़ाहिर यही तासुर देते हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। अमेरिका के दुनिया के 80 मुल्कों में 780 फौजी अड्डे मौजूद हैं और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्रों में अमेरिका की फौजी ताकत की अलामत है। जबकि चीन का अफ्रीकी मुल्क जिबूती के अलावा दुनिया में कहीं कोई फौजी अड्डा नहीं है। 2017 में बनने वाले इस अड्डे का मकसद भी चीन के माल बरदार जहाजों की हिफाजत है। अमेरिका ने गुज़िश्ता 8 दिहाइयों से नेटो, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलिट्री नेटवर्क कायम किए, जबकि चीन की ज्यादा तवज्जो अपनी सरहदों, बहिराए जनूबी चीन और करीबी खत्ते तक महदूद रही है।
ये फर्क सिर्फ फौजी ताकत का नहीं बल्कि सोच का भी है। अमेरिका ने अपनी आलमी हैसियत को फौजी मौजूदगी, इत्तेहादों और समुद्री रास्तों के कंट्रोल से मजबूत किया, जबकि चीन ने ज्यादा जोर तिजारत, सरमायाकारी, सप्लाई चेन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया। बेल्ट एंड रोड, बंदरगाहें, रेलवे लाइनें और सनती सरमायाकारी इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि चीन के पास ताकत है या नहीं, सवाल यह है कि वो इस ताकत को इस्तेमाल किस मकसद के लिए करना चाहता है। अगर किसी मुल्क का बुनियादी हदफ दुनिया भर में फौजी गलबा कायम करना और इसके जरिए ही माशी मफादात महफूज करना हो तो इसका रवैया अमेरिका जैसा होता है। लेकिन अगर उसका मकसद माशी मरकजियत और सिर्फ माशी स्टेक्स पैदा करके सियासी असर और रसूख हासिल करना हो तो हिकमत अमली बिल्कुल वही होगी जो इस वक्त चीन की है। और यही फर्क चीन की 2000 साल तारीख और इसकी मौजूदा पॉलिसियों में मुसलसल दिखाई देता है। चीन ने जितनी मिलिट्री ताकत हासिल कर ली है, या यूं कहिए कि मिलिट्री परेड्स में जिस तरह के मिसाइल, टैंक्स, तोपे और हथियार शोकेस किए जाते हैं, इन्हें देखकर हमेशा यही महसूस होता है कि अब वो वक्त दूर नहीं है जब चीन भी माजी और हाल की बड़ी आलमी ताकतों की तरह अपने माशी और स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए मिलिट्री ताकत को इस्तेमाल करेगा। लेकिन चीन की 2500 साल की तारीख और मौजूदा अप्रोच ये बताती है कि शायद ये कभी ना हो सके, क्योंकि चीनियों के नजदीक इनकी दुनिया चीन ही है। चीन से बाहर की दुनिया की इनके नजदीक ज्यादा से ज्यादा यही अहमियत है कि वो चीन की मसनूआत के खरीदार है। चीन की फौज के साबिक जनरल और दिफाई मुबस्सिर लियू मिंगफू ने अपनी किताब द चाइना ड्रीम में बताया है कि चीन दुनिया के लिए किस तरह की आलमी ताकत बनना चाहता है। लियू मिंगफू के मुताबिक चीन कभी एक ग्लोबल हेजिमोन यानी फौजी ताकत से मफादात हासिल करने वाला मुल्क नहीं बनेगा। चीन का हदफ एक साम्राज्य ताकत बनना नहीं बल्कि एक चैंपियन नेशन बनना है। चीन बतौर चैंपियन नेशन दुनिया की तरक्की की तरफ रहनुमाई करेगा, लेकिन कभी भी अपनी हुदूद में इजाफे और सियासी और माशी मफादात हासिल करने के लिए किसी छोटे से छोटे मुल्क से भी जंग नहीं करेगा। चीन का हदफ एक ऐसी दुनिया है जहां माजी की तरह तलवार फैसला कुन ना हो। चीन माशी और अस्करी तौर पर नंबर 1 बनने के बजाय अपनी तहजीब को दूसरे मुल्कों के साथ अपनी आला इखलाकी और उसूली रवैये से बढ़कर साबित करना चाहता है। चीन मशरकी सकाफत यानी अपनी अकदार के जरिए दुनिया की रूहानी और इखलाकी रहनुमाई करेगा ताकि दुनिया को तसादुम से निकालकर हम आहंगी की तरफ ले जाया जा सके। लेकिन चीन का आलमी उफक पर मौजूदा उरूज मुकम्मल तौर पर एक पुरअमन उरूज है, लेकिन इस पुरअमन उरूज के साथ चीन ने अपने डिटरेंस में इजाफा किया है। लिमिंगफू के मुताबिक अगर आप अमन चाहते हैं तो जंग के लिए तैयार रहना होगा। मजबूत चीनी फौज ही वो वाहिद जरिया है जो अमेरिका और दीगर ताकतों को चीन के खिलाफ जंग छिड़ने से बाज रख सकता है। इसलिए चीन ने मुसलसल अपनी मिलिट्री ताकत में इजाफे का सिलसिला जरूर जारी रखा है, लेकिन चीन ने जितनी भी मिलिट्री ताकत हासिल की है वो सिर्फ डिटरेंस के लिए है, यानी ये भी संजू के कॉल के मुताबिक सिर्फ लड़े बगैर ही जंग जीतने के लिए है। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी जरूर हैं जिसके लिए चीन जंग करने से भी गुरेज नहीं करेगा। नंबर 1 ये है कि कोई बैरूनी ताकत चीन के उरूज को फौजी ताकत के जरिए रोकने या इसे महदूद करने की कोशिश करे, और दूसरी ये कि कोई बैरूनी ताकत ताइवान को अलहदा करने की उस तरह कोशिश करे कि ताइवान और चीन का पुरअमन इत्तेहाद नामुमकिन हो जाए। इसके अलावा ऐसी कोई सूरत नहीं है कि जिसके लिए चीन जंग का रास्ता इख्तियार करे। द चाइना ड्रीम के मुसन्निफ चीन को एक ऐसी आलमी ताकत के तौर पर देखते हैं जो फितरतन जारहाना नहीं है, लेकिन चीन को दिफाई लिहाज से पूरी दुनिया से इतना ज्यादा ताकतवर देखना चाहते हैं कि दुनिया का कोई मुल्क चैलेंज करने का सोच भी ना सके। हांगकांग की वापसी चीन की स्ट्रेटेजिक सब्र की सबसे बड़ी मिसाल है। यह पॉलिसी सदर डेंग शियाओपिंग ने बनाई थी, जिसे ताकत इस्तेमाल ना करना, ताकत को छुपाना और वक्त का इंतजार करना करार दिया गया था, जिसका मकसद यह था कि चीन आलमी निजाम का हिस्सा बनकर खामोशी से अपनी मईशत और मिलिट्री ताकत को मजबूत कर ले कि वो जंग लड़े बगैर ही हांगकांग को हासिल करने में कामयाब हो जाए। अगर यही काम मुज़ाकरात के बजाय बैनुल अक़वामी कानून और मुआहिदों को तोड़कर फौजी ताकत इस्तेमाल करके किया जाता तो चीन को इतना नुकसान पहुंचता कि चीन कई बरस पीछे चला जाता। बरतानिया ने 1997 में हांगकांग को चीन के हवाले कर दिया था। हांगकांग की वापसी के बाद वहां से होने वाली तिजारत और तिजारती प्रैक्टिस ने चीन की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। हांगकांग के कवानीन और तरीकों को अपनाने से चीन में अंदरूनी इस्लाहात का अमल भी तेज हुआ, और चीन आज जो कुछ भी है इसमें हांगकांग की मुस्बत असरात का अमल दखल बहुत ज्यादा है। अमरीकी मुसन्निफ और दिफाई तज्जियाकार थॉमस ब्रेनेट के मुताबिक बरतानिया का हांगकांग वापस कर देना एक वाज़े पैगाम था कि दुनिया को चीन से तसादुम के बजाय ताउन के साथ चलना चाहिए। चीन ने इतनी बड़ी मिलिट्री ताकत होने के बावजूद ताइवान को भी ताकत से मेनलैंड में जम करने की कोशिश नहीं की है। अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने चेयरमैन माओ ज़ेडंग से ताइवान का सवाल किया था, और माओ ज़ेडंग का जवाब था कि हम ताइवान के लिए 100 साल भी इंतजार कर सकते हैं। चीनी मुसन्निफ योंग व्यूई अपनी किताब द चाइना वेव में बताते हैं कि
इस वक्त चीन के नजदीक इस्तेहकाम नंबर 1 स्ट्रेटेजिक हदफ है। 1978 से 1989 तक सदर रहने वाले डेंग शाओपिंग ने कहा कि चीन का सबसे अहम मसला इसी इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है, क्योंकि इस्तेहकाम के बगैर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ताइवान को ताकत के जरिए हासिल करने से जो अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, चीन को इससे निकलने में कई दिहाइयां लग जाएंगी और यह अदम इस्तेहकाम चीन के इस माशी मोर्चे को तबाह कर देगा जिसके पीछे अशरों की जद्दोजहद है। चीन ताइवान की वापसी के लिए अपना स्ट्रेटेजिक सबड़ बरकरार रखेगा। ताइवान के मामले को चीन एक मुल्क दो निजाम के तौर पर देखता है। दी चाइना वेव में यह दलील भी दी गई है कि चीन की मईशत इस कदर ताकतवर हो चुकी है कि ताइवान के पास चीन से माशी और तिजारती ताउन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, और हुआ भी यही है। चीन और ताइवान के दरमियान सालाना तिजारत 300 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी है। इस तिजारत में ताइवान को 100 अरब डॉलर का सरप्लस हासिल है, यानी चीन से तिजारत ताइवान की मईशत की शहरक बन चुकी है। लेकिन इस अप्रोच में एक मसला है। 1950 की जंग कोरिया और 1962 में भारत के खिलाफ मुख्तसर जंग के अलावा चीनी फौज ने कभी जंग ही नहीं लड़ी, यानी गुज़श्ता 60 साल के दौरान चीन ने सिरे से कोई जंग ही नहीं लड़ी। मुख्तसर जंग के अलावा चीनी फौज कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई है, यानी गुज़श्ता 60 साल के दौरान चीन ने सिरे से कोई जंग ही नहीं लड़ी है। जबकि चीन के मुकाबले में अमेरिकन फौज इस अरसे में 25 जंगें लड़ चुकी है। चीनी हुक्मरान इसे अपनी ताकत छुपाने की हिकमत अमली करार देते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि चीनी फौज के पास अमली जंग का तजुर्बा ना होने के बराबर है। जनवरी 2026 में अमेरिका ने चीन के इत्तेहादी वेनेजुएला में छापा मार कार्रवाई करके बीजिंग से तिजारती मुआहदे करने वाले सदर निकोलस मादुरो को अगवा कर लिया, और चीन अपना माशी मफाद और सरमायाकारी महफूज करने के लिए सिफारती बयान जारी करने के सिवा कुछ न कर सका। इसी तरह ईरान के चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात अमेरिका और इसराइल को ईरान पर हमलों से बाज नहीं रख सके। हालांकि ईरान के सस्ते तेल का चीन की मसनूआत को दुनिया में सबसे कम कीमत बनाने में अहम किरदार है। अमेरिका गुज़श्ता 80 साल में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में 780 फौजी अड्डे बना चुका है, जबकि चीन आज भी दुनिया में सिर्फ तिजारती रास्तों और बंदरगाहों के मंसूबे बना रहा है। ये फर्क सिर्फ दो मुल्कों का नहीं बल्कि दो तहजीबों का भी है। एक तहजीब ताकत को गलबे का जरिया समझती है, दूसरी तहजीब की ख्वाहिश ताकत को सिर्फ इस्तेहकाम और माशी असर व रसूख तक महदूद रखना है। चीन के पास पैसा है, मसनूआत है, तिजारत है, टेक्नोलॉजी है, दुनिया की दूसरी ताकतवर फौज भी है, लेकिन 2000 साल से एक चीज नहीं बदली है। चीन आज भी दुनिया पर हुकूमत करने के बजाय दुनिया के साथ तिजारत करना पसंद करता है। लेकिन क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? इस सवाल का जवाब ज्यादातर माहिरीन हाँ में देते हैं। शायद इसलिए कि चीन दुनिया का सबसे अमीर मुल्क तो बन सकता है, लेकिन दुनिया के स्टेज पर वैसी ताकत शायद कभी नहीं बन सकता जैसा आज अमेरिका है, या जैसा कि इससे पहले सोवियत यूनियन या बरतानिया था।